Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इंडिया और इंडोनेशिया के बायलेटरल रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। इंडिया ने जो अपना टारगेट बनाया कि हमें टीबी एंड करना है, वो टारगेट कौन से ईयर तक था, क्या हमने अचीव कर लिया? हम ग्लोबल टारगेट से 5 साल पहले टीबी एंड कर लेंगे, ऐसा हमने बोला। सो व्हाट आर द चैलेंजेस व्हाट वी हैव डन सो फार, व्हाट आर द एफर्ट्स जो सरकार ने लिए हैं, व्हाट कैन बी डन, एवरीथिंग विल डील। पेपर 3 से भी कनेक्ट कर सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो, इंटर रिलेटेड है। गुलियन-बेयर्स सिंड्रोम क्या है, क्या होता है, क्या सिम्टम्स दिखते हैं बॉडी में, वाई इट इज़ कॉज्ड एंड ट्रीटमेंट क्या है इसका। देन विल टॉक अबाउट धनोरी वेटलैंड एंड इससे जुड़ी हुई एक स्पीशीज, तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So this will be our topic of discussion for today. Please mark your attendance by liking this lecture. Comment section you have. You can share your feedback. Sriram's IS is serving the nation since 1985. So you can trust the content that is being provided to you. And you can refer it, make your own short crisp notes and do revise. ठीक है. Also there is a prelims mastery course that is currently running and Sriram's IS is offering you for the one who are preparing for 2025 and giving 2025 prelims attempt. So आपके स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, है ना। यहाँ कॉल करना, आपको जो भी डिटेलिंग इस कोर्स के बारे में जाननी है, they'll give you, and if you want to take it you can, but this particular course will definitely help you out. Moving to the very first article, we'll talk about this syndrome. न्यूज़ में इसलिए है कि कम से कम भी मतलब 59 to 60 लोग पुणे के अंदर रिसेंटली दे वर अफेक्टेड विद दिस गुलियन-बेयर सिंड्रोम। क्या है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है तब होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है दैट इज आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। ये आपके जैसे मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, पेन के जो सिग्नल्स हैं, जो टेम्परेचर है, जो टच सेंसेशंस है, इट कंट्रोल दैट, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर में इसके सिंड्रोम के अंदर बॉडी का इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली इट अटैक्स द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे लेग्स में आपको टिंगलिंग सेंसेशन होने लगेगी, वीकनेस आएगी, एंड सेवरल केसेस में तो इट लीड्स टू पैरालिसिस ऑल्सो, राइट। चेंजेस इन द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इश्यूज हो सकते हैं, सम पीपल में एक्सपीरियंस पेन ऑल्सो। लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट कारण दैट इज नॉट फुली अंडरस्टूड। बोलते हैं कि देयर इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, जैसे फ्लू हो गया, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, राइट। इट अकर्स आफ्टर दैट। रेयर केसेस में इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय जैसे वैक्सीन्स की वजह से हो गया, सर्जरीज की वजह से हो गया। सो ऐसे हो गया जो हम बोल रहे हैं, कोई ऐसा कोई ठोस सबूत, सो इट इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड येट। आई होप यू गॉट एन आइडिया। तो अब मैं आपको जो लाइन्स लिखी हैं वो बता देती हूँ। रेयर प्रॉब्लम है तब होती है जब आपका इम्यून सिस्टम अटैक करता है द नर्व्स दैट आर आउटसाइड योर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ठीक है। Why does this happen? That is completely, मतलब you aren't completely sure about the causes, but it starts after your body fights off with these infections, right? Usually क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम तो जब आपको इन्फेक्शन होगा, कोई हार्मफुल चीज़ आएगी, उस पर अटैक करता है, वायरस पे अटैक करेगा, बैक्टीरिया पे, है ना। लेकिन विद दिस सिंड्रोम वो कंफ्यूज हो जाता है, ऐसे लगा लीजिए, और आपके खुद के नर्व्स पे अटैक कर देता है, राइट। अभी कौन से एज में होती है ये सिंड्रोम, ये कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, किसी को भी हो सकती है ऑफ एनी एज, लेकिन मोस्टली ये 30 से 50 साल के जो लोग होते हैं उनमें ये रहता है, ठीक है। सिम्टम्स में मैंने आपको बता दिया, पहले तो बुखार होगा और कॉज मैंने आपको डिस्कस कर दिया। सिम्टम्स में वीकनेस होगी और नर्वस रिलेटेड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और द वीकनेस कैन स्लोली गेट वर्स ऑल्सो, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, घंटे बढ़ेंगे, डेज बढ़ेंगे, वीक्स बढ़ेंगे, राइट। देर आर सीवियर सच काइंड ऑफ सिम्टम्स। वेरी सीवियर केसेस के अंदर दिस सिंड्रोम कैन कॉज कंप्लीट पैरालिसिस, ठीक है। ट्रीटमेंट कोई क्योर ऐसा नहीं है,
देर इज नो नॉन क्योर फॉर दिस ट्रीटमेंट. हाउएवर द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रीटमेंट इज IVIG, एंड दैट इज इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज़ मेड फ्रॉम द डोनेटेड ब्लड, जिसके अंदर हेल्दी एंटीबॉडीज होती हैं, तो जो आपके इम्यून सिस्टम को, दिस हेल्प्स टू काम डाउन the immune system's attack on the nerves. So वैसे there is no cure, known cure for that. Before starting the next article, let me tell you, Shriram's IS has come up with this very wonderful podcast series, where best of faculties will have this podcast. They will discuss geopolitical issues through dialogue that will help you in your mains and interview. So you can write answer, you can take those points, use it in your mains, it will help you in your interview also. They will give you a complete rational insight of that topic. So episodes are out, you can refer them. That is why do subscribe to the channel and have a look over it. Also apart from these, there are other sessions taken by different faculties, like current affair के भी और भी sessions हैं, तो you can have a look over it also. NGT ने हाल ही में उत्तर प्रदेश को सरकार को डायरेक्ट किया है टू प्लेस ऑन द रिकॉर्ड इन 4 वीक्स कि क्या स्टेटस है. जो धनूरी वाटर बॉडी को एज अ वेटलैंड नोटिफाई करना था, उसके स्टेटस के बारे में बताइए. ये जो वेटलैंड है, ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है. गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उत्तर प्रदेश की. वहां पर यहाँ ओखला बर्ड सेंचुरी और सुरजापुर वेटलैंड पास में पड़ता है इसके. यहाँ आपको यमुना बेसिन का फ्लड प्लेन देखने को मिलेगा. यमुना नदी यहाँ से बहती है विद इन 15 किलोमीटर्स. एंड मोस्टली जो वेटलैंड है, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ मार्शेस. यहाँ पर आपको वल्नरेबल सेरस क्रेन जो स्पीशीज़ है, उसकी साइट भी ये है. इसके अलावा बहुत से और बर्ड स्पीशीज़ हैं जो आपको देखने को मिलेंगे. ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है जिसे क्लासीफाई किया गया बाय बर्डलैंड, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑल्सो. रही बात इस क्रेन की, तो ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है. इसके देर आर 3 सब स्पीशीज ऑफ दिस क्रेन, इंडियन सेरस क्रेन, ईस्टर्न वन एंड द ऑस्ट्रेलियन वन. जो इंडिया वाली है वो हैवीएस्ट है और वो टॉलेस्ट है. बाकी तीनों में से, टोटल तीनों में से अमंग द 3 IUCN में वल्नरेबल में है. ठीक है. इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इनकॉइस को सिलेक्ट किया गया है फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी फॉर द एक्सीलेंट वर्क इन द डिजास्टर मैनेजमेंट. तो नाम से ही पता चल रहा है, आपदा प्रबंधन पुरस्कार उनको ऑनर करता है, उनके इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऑनर करता है, सेल्फलेस सर्विस जिन्होंने दिखाई हो ड्यूरिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसने कोई एक्सेप्शनल काम किया हो इन डिजास्टर मैनेजमेंट, मिटिगेशन में, प्रिवेंशन में, प्रिपेयर्डनेस में, राइट. इसी के चलते इनकॉइस एक गवर्नमेंट एजेंसी ही है दैट हैज बीन एक्नॉलेज फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड. इनकॉइस के बारे में सबको पता ही होगा, दैट इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग द ओशन इंफॉर्मेशन, राइट. दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट. इट स्पेशलाइजेज इन गिविंग द अर्ली वार्निंग्स फॉर डिजास्टर लाइक सुनामी, साइक्लोन, स्टॉर्म आने वाला है, जिससे काफियों की जिंदगी बचती है. तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं, जो सरकार देती है. किस लिए देती है? जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हो. कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जिन्होंने सेल्फलेस सर्विस दिखाई हो इन डिजास्टर मैनेजमेंट. हर साल 23 जनवरी को अनाउंस किया जाता है. 23 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की. सिर्फ इंडियन नेशनल्स और इंडियन इंस्टीट्यूशंस ही एलिजिबल हैं. इसमें इंस्टीट्यूशंस हो गए, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गई, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस, दे में अप्लाई एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर दिस अवार्ड. जो कैंडिडेट है that is being given this award, they must have worked in this area of disaster management like prevention, mitigation, preparedness, early warning related work हो गया. जो विनर होता है, अगर इंस्टीट्यूशन है तो सर्टिफिकेट दिया जाता है और कैश प्राइज दिया जाता है 51 लाख का, राइट. दिस कैश प्राइज shall be utilized by the winning institution for disaster management related activities only. अगर इंडिविजुअल है तो अब यहाँ पर ये जो कैश प्राइज लिखा है, that is definitely not right when it comes to
individuals. The winning cash prize, I think it's 5 lakh. I'm not sure, but please do let me know in the comment section. अगर मुझे while session recall if I did, तो definitely I'll share with you. But as far as my knowledge is concerned, it was 5 lakh, I think. हाँ, इंस्टीट्यूशंस को तो 5 लाख ही 51 मिलता है, बट इंडिविजुअल्स को कैश प्राइस 5 लाख का मिलता है, जहाँ तक मुझे पता है. यहाँ 5 मिसिंग है, बट हाँ 5 लाख का मिलता है. ठीक है, एक बार देख लेना, बट कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, तो 5 लाख ही मिलता है मेरे हिसाब से. तो जस्ट हैव अ लुक ओवर इट. इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया आ चुके हैं. 76 रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट करना है, तो ही विल बी द चीफ गेस्ट. तो हम बात करते हैं हमारे और इंडोनेशिया के बीच के रिलेशनशिप्स के बारे में. रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है. हिस्ट्री रही है हमारी, कल्चर, म्यूचुअल गोल्स रहे हैं. जब यूरोपियंस आए थे, पोर्तुगीज, डच कहाँ गए थे पहले? इंडोनेशिया, वो मार्केट के लिए, या अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो तो. फिर दे हैड दिस कॉम्प्रोमाइज कि ब्रिटिशर्स ने कहा मेरी इंडियन मार्केट, आपकी इंडोनेशियन मार्केट. ठीक है. सो दे हैव बीन कनेक्टेड फॉर सेंचुरीज थ्रू देयर ट्रेड, थ्रू देयर कल्चर, रिलीजन. हिंदुइज्म और बुद्धिज्म इंडिया से गया इंडोनेशिया, शेपिंग इट्स ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स. Islam also made it way there. रामायण और महाभारत जो इंडियन एपिक्स हैं, स्टोरीज फ्रॉम देम, दे आर स्टिल अ पार्ट ऑफ इंडोनेशियन आर्ट, डांस. दे क्रिएट अ वेरी यूनिक कल्चरल कनेक्शन. इंडिपेंडेंस के बाद दोनों कंट्रीज के गोल्स पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, न्यूट्रल फॉरेन अलायंसेस पे रहा है. ठीक है. दोनों देशों के बीच के लीडर्स के बीच में रेगुलर मीटिंग्स होती रहती हैं. 2018 में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए जकार्ता. हमने वहाँ साइन किया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. हम दोनों का शेयर्ड विजन है फॉर इंडो पैसिफिक रीजन, राइट. 2024 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से, G20 समिट हुई तब भी उन्होंने इकोनॉमिक ऑपरेशन की बात करी. दोनों कंट्रीज के म्यूचुअल गोल्स हैं क्या? रीजनल, जस्ट अ मिनट, हाँ, रीजनल स्टेबिलिटी. दोनों कंट्रीज चाहती हैं रीजनल स्टेबिलिटी, कीपिंग द पीस इन दैट रीजन, और इकोनॉमिक ग्रोथ. आप और भी लगाओ. इंडिया और इंडोनेशिया की पार्टनरशिप अगर मैं देखूं तो उनकी डिफेंस पार्टनरशिप इट स्टार्टेड इन 1951, पुरानी है, और ये थ्रू एग्रीमेंट्स और ये स्ट्रॉन्ग ही हुई है. 2001 में, 2028 में मिलिट्री एक्सरसाइज, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, नेवी एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज होती हैं ताकि यू शेयर द नॉलेज, यू बिल्ड द ट्रस्ट. 2024 में पहली फर्स्ट, यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, क्लियर कर रही हूँ, और जो मैं बोल रही हूँ वो साथ साथ सुनते रहो, लिखते भी रहो. ठीक है. 2024 में फर्स्ट इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीबिशन वॉज हेल्ड, राइट. और दोनों नेशंस के कंसर्न्स जो मैंने आपको बताया वो हैं ही सही, सेम कंसर्न्स हैं. इंडोनेशिया इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? इंडोनेशिया, इन द एशियन रीजन. हम इंपोर्ट करते हैं उनसे पाम ऑयल, रबड़, कोल, और उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, पेट्रोलियम, एग्रीकल्चरल गुड्स. इंडियन जो बिजनेसेस हैं, दे हैव इन्वेस्टेड अबाउट $1.56 billion in sectors like mining, textiles, infrastructure development, right? Cultural connections मैंने आपको बताया ही है, योगा, डांस, म्यूजिक, we have this deep cultural bond.
G20 जैसे ग्रुप हो गए, एशियान हो गया, इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन हो गया, दीज कंट्रीज वर्क टुगेदर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस। मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ पूरा, ताकि यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। पहले तो ट्यूबरक्लोसिस क्या डिसीज होती है, लंग्स को इफेक्ट करती है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकती है, बहुत लंबे समय से है, क्योरेबल है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो। लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस अगर आपने पढ़ा हो, अगर फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं लगती है तो आपको सेकेंड लाइन और स्ट्रॉन्ग देनी पड़ती है, नहीं तो यहाँ पर क्या है, रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। फिर अगर आप टाइम से दवाई नहीं लेते हो, देयर आर अदर रीजंस, तभी बोलते हैं जब एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लो, जो टाइम तक बोला है वो लो। ये वन ऑफ द डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिसीज है इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया। 2024 में, पिछले साल, टीबी बिकेम द डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिसीज इन द वर्ल्ड अगेन। जितने भी टीबी केसेस होते हैं वर्ल्ड वाइड, हम 26% इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल इन इट। रिस्पॉन्सिबल एज इन 20%, 26% भार हमारे ऊपर है, जिसमें ड्रग रेसिस्टेंट टीबी भी आता है, जो मैंने आपको बताया कि दवाई लगती ही नहीं है फिर, और वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है फिर टू ट्रीट दैट। कोविड-19 आया, देयर वॉज अ गैप इन हेल्थ केयर, लॉजिस्टिकल इश्यूज आए। देखो, वी वर हैविंग प्लान्स टू एंड टीबी बाय 2025। ग्लोबल टाइमलाइन से 5 साल पहले हमने बोला था हम इसको एंड कर देंगे, बट इट इज डिफिकल्ट टू मेक देम वर्क इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस ऑन द ग्राउंड। इंडिया के अंदर देर आर मेनी पीपल हु आर एट द हायर रिस्क ऑफ गेटिंग टीबी। क्यों? People who are living in overcrowded cities, crowded conditions, they are more exposed to TB. जिनको डायबिटीज़ होती है, they are more vulnerable to TB. जिनकी बॉडी में there is poor nutrition, it makes it easier for these diseases to spread. कोई भी बीमारी हो, जब आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हैं, हो गई। ये लंग डिसीज है, डस्ट इनहेलेशन हो गया, जो माइनिंग और स्टोन कार्विंग जैसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, जहाँ पर लिमिटेड एक्सेस होता है हेल्थ केयर का, तो वहाँ तो टीबी टेस्ट कराना पहले डिफिकल्ट है, फिर ट्रीट तो बाद में होगा। जब माइग्रेंट वर्कर्स दे गेट सिक, अपने गांव चले जाते हैं, ट्रीटमेंट बंद करा देते हैं, इट मेक्स इट हार्ड फॉर द डॉक्टर्स टू ट्रैक देयर रिकवरी ऑल्सो। इंडिया ने गुड प्रोग्रेस दिखाई है इन स्टार्टिंग ट्रीटमेंट for over 95% of the people diagnosed with TB, but there are still issues. Are you getting my point? What are the challenges? पहला चैलेंज, देखो, बॉडी कैसी बॉडी को अफेक्ट करे उस हिसाब से अलग अलग सिम्टम्स हो जाते हैं। अगर इट इज अफेक्टिंग एनी पार्ट लाइक ब्रेन, सो इट में कॉज हेडेक होगा, किसी को कन्फ्यूजन होगा, किसी को कमर में दर्द होगा। सो डायग्नोस्टिक डिलेज भी हो जाते हैं और मिस डायग्नोसिस भी हो जाता है, राइट? दूसरा, देयर इज लिमिटेड एक्सेस टू द डायग्नोस्टिक टेस्ट एज वेल, राइट? ट्रैवल, मतलब इन द एरियाज वेयर दीज टेस्ट आर अवेलेबल, पेशेंट्स नीड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज टू रीच द हेल्थ केयर सेंटर्स ऑल्सो, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। Underprepared healthcare providers are there, delayed treatment, incorrect prescriptions हो जाती हैं, lack of training. There are various reasons, but we have to strengthen our diagnostic infrastructure. We have to train healthcare providers. We have to integrate the routine screening with the training workers. Awareness बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, public private collaboration ज़रूरी है, community की participation very important, so we can show signs of progress as well. ठीक है, so that was the whole session. Please make your points that I have discussed. You can create your short notes, they will definitely help you out,
and you can revise them multiple times. For more such information, do subscribe to Shriram's IS. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you.